नमस्ते सभी दोस्तों। देखो हम काफ़ी अरसे बाद में फिर से आपके सामने आए हैं। तो मैं सबसे पहले तो देखो आपके माफ़ी चाहूँगा कि मैंने बहुत थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया क्लास बनाने के अंदर, आपके सामने मैटर लेने के अंदर। अब देखो मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आपके सामने कुछ डिस्कस करूँगा कुछ चीज़ के ऊपर, और फिर बाद में हम अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू करेंगे। पिछली क्लास में देखा था कि हमने कुंभलगढ़ दुर्ग को कंप्लीट कर लिया था। उससे हम इस क्लास के अंदर भी दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे, और उससे अगला जो दुर्ग है वो लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि रिट फर्स्ट और सेकंड लेवल की एग्जाम लगी है। रिट मेंस की फर्स्ट और सेकंड लेवल की एग्जाम अभी लगी है ताजा ही। तो आपने देखा होगा कि पेपर का पैटर्न जिस तरह से आरपीएससी लेती थी उसी तरह से ये आरएसएसबी जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है, जिसका वर्तमान में कर्मचारी चयन बोर्ड नया नाम है, तो उनके जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, उनके हिसाब से देखो पेपर देखा जाए तो कितना गहराई से और कितना लेवल का पेपर आया था आप देख सकते हो। फर्स्ट लेवल के अंदर तो देखो 60 से 65 पेजों का तो देखो पेपर था। उसके अंदर कुछ नए बच्चे ऐसे थे जो पेपर को पूरा पढ़ ही नहीं पाए, मतलब पूरा हल करना तो दूर की बात है, उन्होंने पूरे पेपर को भी नहीं पढ़ा। पूरी 2.5 घंटे की एग्जाम थी, उसके अंदर पूरी पेपर को भी नहीं पढ़ पाए। वो ऐसा पेपर था। वर्तमान समय के अंदर जो पेपर आ रहा है वो खतरनाक निष्कर्ष से संबंधित और उससे संबंधित पेपर आ रहा है। इसलिए मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट के बारे में, जैसे आरपीएससी के यूआर साहू ने आपको बताया था कि आप मूल किताबें पढ़ो वगैरह पढ़ो जो भी है या नहीं है। तो देखो मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, यूट्यूब पर मूल किताबों से संबंधित और आरपीएससी के अध्यक्ष यूआर साहू ने जो अपना बयान दिया है उसके अकॉर्डिंग सभी टीचर्स ये बोल रहे हैं कि मूल किताबें इतनी हैं, इतनी सार की हैं, इस तरह से पढ़ो उस तरह से पढ़ो। तो देखो इस तरह से एक स्टूडेंट अगर हर सब्जेक्ट की मूल किताबें लेके आने लग गया तो उसकी तैयारी तो वहीं पर रुक जाएगी। एक स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो हर सब्जेक्ट की मूल किताबें वो नहीं पढ़ सकता, और एक मूल किताब हो तो पढ़े भी। मूल किताबें एक सब्जेक्ट की बहुत सारी होती हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं जहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उस हिसाब से देखो मैं बताऊँ तो मेरे पास जो मैं आपको वर्तमान में कला संस्कृति पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित मूल किताबें 10 से 15 किताबें हैं। 10 से 15 किताबों का मैटर मैं खुद तैयार करके आपके सामने पेश करता हूँ। तो सोचो जब मूल किताबें आप एक सब्जेक्ट की 10 से 15 किताबें पढ़ सकते हो क्या। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि एक स्टूडेंट भले ही सभी सब्जेक्टों की मूल किताबें नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट की मूल किताबें जरूर पढ़ सकता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कला संस्कृति राजस्थान की पढ़ा रहा हूँ तो मूल किताबें पढ़ना मेरा बिल्कुल कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे से मूल किताबें पढ़ के आपके सामने आऊँ, वरना मेरे पढ़ाने का मेरे टीचर होने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं एक टीचर एक सब्जेक्ट की सभी मूल किताबें पढ़कर आपके सामने मैटर पेश करता हूँ तो उसी तरह से हर सब्जेक्ट का टीचर अगर मूल किताबें पढ़ करके आपके सामने मैटर एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार करके लेके आए, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना के लेके आए, तब जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। वरना आगे से आगे देखो पेपर का पैटर्न बदल रहा है और ऐसे ही बदलता रहेगा। इसके अंदर वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरल आएगा या और कुछ होगा, नहीं। वर्तमान समय के अंदर जितने पद हैं उसके हिसाब से आपको जिस तरीका का पेपर दिया जा रहा है, पदों से वर्तमान में कोई मतलब नहीं है। आपको पेपर क्रैक करना आना चाहिए सबसे पहले। उसके लिए आपको मूल किताबों का मैटर पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से, और आप खुद मैटर तैयार नहीं कर सकते क्योंकि हर सब्जेक्ट की मूल किताबें एक स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए आसान नहीं होता। इसलिए मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ इसके ऊपर कि अलग से वीडियो में कैसे बनाऊंगा कैसे नहीं बनाऊंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अलग से वीडियो में आपको बना के भेज दूंगा। इस क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसको तो मेरे को पढ़ाना है, क्लास लेनी है, उस हिसाब से एक अलग से वीडियो मेरा जब आएगा तब देखना उसके अंदर से किस तरह से तैयारी करनी चाहिए किस तरह से नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर मैं सारा सब कुछ बताऊँगा। तो इसके अंदर मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आप ऐसे टीचर या ऐसे मैटर की तरफ जाइए जहाँ पर आपको एक अच्छा सा मैटर आपको मिल सके और आपकी तैयारी मजबूत हो सके। सभी सब्जेक्टों की मूल किताबें पढ़ने के पीछे मत लग जाना, तैयारी करने का तरीका आपको आना चाहिए। और पेपर क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप तैयारी किस हिसाब से और कहाँ से कौन से सोर्स से कर रहे हो वो सबसे मजबूत बात है। इसलिए आप बिना मतलब की बातों में आकर के कोई मूल किताबें उठा के मत ले आना।
क्योंकि हर सब्जेक्ट की मूल किताबें पढ़ी नहीं जाएगी, उनको कितनी कॉस्टली पड़ती है, किस हिसाब से उनको पढ़ा जाता है। मूल किताबें लाने के बाद भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या छोड़ा जाए और क्या पढ़ा जाए। इसलिए आप इतनी बिना मतलब की गलत दिशा में मेहनत मत करना, ठीक है। अब हम देखो इसके बारे में एक अलग वीडियो बना करके मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ थोड़े दिन बाद में। मेरी क्या है कि क्लास का थोड़ा गैप रह गया, तो उससे पहले मैं एक दुर्ग पढ़ाऊंगा थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद में कल परसों एक क्लास में डाल दूंगा इससे संबंधित, तब आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो देखो आज इसी तरह से हम आगे बात करें। तो देखो कुंभलगढ़ दुर्ग हमने पूरा किया था, और अब आगे देखो मेरे साथ में भाई दुर्ग स्थापत्य कला के अंदर हम दुर्ग पढ़ रहे हैं। और 4 नंबर का दुर्ग देखो, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, तो देखो मेरे साथ बने रहो। गागरोन दुर्ग अपने आप के अंदर जो है एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। झालावाड़ जिले से, मेन झालावाड़ जिला है ना, झालावाड़ जिला स्टेशन से मान लो कि 4 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। वैसे कुछ विद्वान कुछ किताबों के अंदर इसको विंध्याचल पर्वत ही माना जाता है, लेकिन देखो विंध्याचल पर्वत अपने राजस्थान के अंदर नहीं है, ये दुर्ग राजस्थान में है। और देखो झालावाड़ के अंदर है, तो देखो झालावाड़ नीचे अगर राजस्थान के नक्शे के अंदर आप देखोगे तो झालावाड़ अपने मध्य प्रदेश से टच में है, और वहां पर लगते हुए इसको विंध्याचल पर्वत बोल दिया जाता है, लेकिन वैसे है ये राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पास में। तो झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों की पास में, पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। मतलब ये बिना नींव के है, बिना नींव के ऊपर पहाड़ियों के ऊपर ये दुर्ग बनाया हुआ है। और इसके चारों तरफ नदियों, 2 नदियां काली सिंध और आहू नदियों का संगम है, और 3 तरफ से नदियां बहती हैं, इसलिए इसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, अपना गागरोन दुर्ग। जब आप गागरोन दुर्ग को देखने जाओगे तो उसके प्रवेश द्वार पर जब आप देखोगे तो आपको ऐसी कलाकृति, हाथियों से संबंधित, घोड़ों से संबंधित इस प्रकार की कलाकृतियां मिलेंगी वहां पर कि आपको लगेगा कि वास्तव के अंदर उस समय के अंदर भी, उस समय भी इस प्रकार की कारीगरी होती थी क्या। मतलब दुर्गों के अंदर अगर हम जाके देखें तो वहां पर देखने से पता चलता है कि उस समय इतनी कारीगरी कैसे। आज भी वर्तमान समय के जो कारीगर आर्किटेक्ट जो भी हैं वो इतनी अच्छी कारीगरी नहीं कर सकते जो उस समय वहां पर की गई थी। कितने थे बड़े दुर्ग बना दिए, दुर्गों के ऊपर किस प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई है, किस प्रकार की आकृतियां बनाई गई है, उन दुर्गों की डिजाइन किस हिसाब से तैयार की गई है। ये एक तरह से सोचने में से है कि उस समय के कलाकार कारीगर कितने एडवांस थे उस समय आज के समय से। तो ये सब चीजें हैं। हम अगर राजस्थान के दुर्गों के बारे में, उसकी उसकी स्थापत्य के बारे में अगर जानना शुरू करें तो हम हर चीज सोचनीय विषय है। हर चीज, भले वो बावड़िया हो, कुंड हो, कोई जोहर कुंड हो, या फिर कुछ और किसी भी प्रकार का महल मान लो, दुर्ग मान लो, कुछ भी मान लो, हर एक चीज अपने आप में अनूठा है। आगे से आगे कुछ भी मान लो, जैसे 11वीं शताब्दी से हम माने तो 15वीं शताब्दी, 13वीं, 15वीं, 17वीं, 18वीं, आगे से आगे ऐसे मान लो कि चित्रकला, स्थापत्य कला, हर किसी का विकास आगे से आगे बहुत अच्छे से होता गया। उसी तरह से वर्तमान समय में अभी हम जिस दुर्ग की बात कर रहे हैं गागरोन दुर्ग, उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो चारों तरफ नदियां बहती हैं, एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है। मतलब इसके अंदर कोई नींव वगैरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, पहाड़ी के ऊपर ही एक दुर्ग बना दिया गया है। इसलिए देखो ये एक सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया कदम है, क्योंकि अगर पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बनाया गया तो नीचे से अगर कोई देखे तो सभी को ये लगा कि एक पहाड़ी है, उसके ऊपर दुर्ग होने के कोई संकेत नहीं है। तो क्या है कि अगर इसके ऊपर आक्रमण भी होगा तो उनको इसके व्यवस्थित सिस्टम का पता नहीं चलेगा, व्यवस्थित तरीके से कि कौन सी दीवार यहाँ पर कच्ची मिट्टी की बनाई हुई है, कौन सी दीवार पक्की है, किस तरीके से हमें यहाँ पर हमला करना चाहिए, किस दिशा से यहाँ पर हमला होना चाहिए, किसी विशेष पता नहीं चल सकता। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इस दुर्ग को ऊपर पहाड़ी के ऊपर बिना नींव के बनाया हुआ है। ये तो देखो, और देखो जैसे हम मेवाड़ का इतिहास भी पढ़ते हैं, मारवाड़ का भी इतिहास पढ़ते हैं, उसी तरह से हमने कभी झालावाड़ का इतिहास नहीं पढ़ा। बाकी राजा तो वहां पर भी यही थे, राजा थे तभी तो ये गागरोन दुर्ग बनाया हुआ है। तो ये इस गागरोन दुर्ग किसने बनाया इसके तो कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आगे से आगे अधिकार झालावाड़ के शासकों ने। वैसे
वहां पर पहले डोड डोड परमार थे ना, परमारों की एक शाखा थी डोड। तो डोड परमार शासकों का वहां पर शासन था। उसके बाद में खींची आए। खींची के बाद के अंदर जो गुजरात के शासक थे उन्होंने अधिकार किया। उसके बाद में कोटा के शासकों ने अधिकार किया। और इसके बाद के अंदर जो है वो शाहजहां द्वारा झालावाड़ रियासत को एक दुर्ग दे दिया गया। और उसके बाद में राजस्थान के एकीकरण तक ये वहीं पर था। और इसके अंदर झालावाड़ दुर्ग के अंदर दो शाखें प्रचलित है। उन दो शाखों के बारे में बताएंगे हम। लेकिन अभी देखो मैंने कुछ नॉर्मल बताया है, तो कुछ लिखना भी जरूरी है अपने एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे को याद जो करना है, समझा दे भले कितना भी, लेकिन लिखा हुआ नहीं होगा तो आपके दिमाग में स्थायी नहीं होगा। इसलिए कुछ थोड़ा बहुत लिखते हैं और उसके बाद में और समझते हैं। तो मेरे साथ बनी रहिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। नॉर्मल यहाँ पर आप लिख सकते हो झालावाड़ में। झालावाड़ में लिख सकते हैं। फिर अब देखो लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ में। आगे मैं लिखने का टाइम भी दूंगा, तो उसी हिसाब से लिखते रहिए। झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूर झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों। अरावली की पहाड़ियों में दो नदियों काली सिंध व आहू। काली सिंध व आहू के संगम स्थल जिसे सामेला बोलते हैं। इस संगम स्थल को क्या बोलते हैं? सामेला। संगम स्थल पर यह दुर्ग बना है। यह दुर्ग बना है। फिर देखो तीन तरफ से जल से घिरा हो। जल से घिरा होने के कारण इसे जल दुर्ग की। तीन तरफ से जल से घिरा होने के कारण इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो देखो झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ी में दो नदियों काली सिंध और आहू के संगम स्थल यानी जिसको सामेला बोलते हैं पर यह दुर्ग बना है। तीन तरफ से जल से घिरा होने के कारण इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जल दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जाता है। फिर देखो अब आगे डोड परमाणु की एक शाखा थी डोड परमार शासक बीजल थे। बीजल देव द्वारा
यह दुर्ग निर्मित माना जाता है। निर्मित माना जाता है। अतः इसका नाम डोडगढ़ व दुलरगढ़ भी है, दुलरगढ़ भी है। यानी ये दो नाम ही है इसके, अलग से उपनाम। डोड परिवार शासक भी जलदेव द्वारा यह दुर्ग निर्मित माना जाता है, अतः इसका नाम डोडगढ़ व दुलरगढ़ भी है। तो इतना उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बारे में और जानेंगे, कुछ फोटोज वगैरह भी देखेंगे हम आज, तो अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप जल्दी से उतार लो एक बार। अब देखो आगे और कुछ लिखिए, देखो। चौहान कुल कल्पद्रुम, ये कल्पद्रुम एक ग्रंथ है चौहानों का। तो चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार अनुसार 12वीं सदी के देखिए उत्तरार्ध में खिंची शासक देवन सिंह खींची उर्फ दारू ने बीजलदेव को मारकर दुलरगढ़ पर अधिकार किया। दुलरगढ़ पर अधिकार किया तथा
इसका नाम गाग्रोन रखा। इसका नाम गाग्रोन रखा। चौहान कुल कल्प द्रुम के अनुसार 12वीं सदी के उत्तरार्ध में कैची शासक देवन सिंह जी उपदारों ने भी जलदेव को मारकर दूलरगढ़ पर अधिकार किया तथा इसका नाम गाग्रोन रखा। फिर आगे देखो श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी के नाम पर इसे गर्गराजपुर भी तीर्थ कहते हैं। तो देखो चौहान कुल कल्प द्रुम के अनुसार 12वीं सदी के उत्तरार्ध में देवन खींची शासक थे देवन सिंह खींची, उपनाम दारो के नाम से वहां पर प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने क्या किया, दुलरगढ़ के शासक बीजलदेव को मार करके, जो उनके बहनोई थे वो, ये बीजलदेव जो थे वो अचलदास ये देवन सिंह खींची के बहनोई थे, मारकर दुलरगढ़ पर अधिकार किया और उसका नाम गाग्रोन रखा। उसके बाद में एक किंवदंती ये भी प्रचलित है कि श्री कृष्ण भगवान जो थे उनके पुरोहित थे कौन, गर्गाचारी। उन गर्गाचारी के द्वारा यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरने के कारण इसको गर्गराजपुर भी बोला जाता है। फिर आगे देखो 1303 में खींची शासक जेत सिंह काल में, जेत सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इसका सफलतापूर्वक दमन किया। तो देखो अब देखो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो ये खींची शासक थे जेत सिंह खींची, बहुत ही पराक्रमी शासक थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया, अलाउद्दीन खिलजी का सामना करके उनकी सेना को परास्त किया और अपने दुर्ग गाग्रोन को उनके आक्रमण के संभावित परिणामों से बचा लिया। फिर देखो गाग्रोन दुर्ग जो था उसके अंदर देखो उस समय तो बहुत सारी प्रसिद्धि वगैरह बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन वर्तमान समय में ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसकी कुछ फोटोज में अभी थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा, कुछ फोटोज आप देखना, फिर उसके अनुसार देखना कि पहले किस तरह से था, वर्तमान समय की इसकी अवस्था कैसे हो चुकी है। यहाँ पर कुछ बरामदे, कुछ महल, कुछ कमरे ऐसे हैं जो आज भी उसी अवस्था के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो ठीक है, इतना उतारो, फिर आगे देखते हैं क्या होगा।
गुजरात, मेवाड़, हाड़ौती का सीमावर्ती किला होने से सामरिक महत्ता था। फिर आगे देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे प्रमुख साक्य। पहला लिखेंगे हम 1423 में। ये देखो, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और हाड़ौती, इन सभी क्षेत्रों का सीमावर्ती किला होने के कारण इसका सामरिक महत्व था। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई किला होता है ना, तो जब चारों तरफ के बीच के अंदर स्थित होता है ना, चारों तरफ बहुत ही ऐसे आकांक्षा राजा हो या आकांक्षा ऐसे साम्राज्य हो जो अपना फैलाव बहुत ज्यादा करना चाहते हो, तो युद्ध की दृष्टि से किसी एक ऐसे किले को वो चुनते हैं जिसके आधार पर, जिसको आधार बनाकर वो चारों तरफ अपना साम्राज्य फैला सके या चारों तरफ अपनी युद्ध की तैयारी अच्छे से कर सके, युद्ध की दृष्टि से अपना सारा साजो सामान जो है वहां पर रख सके। तो इसके लिए इसका महत्व बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। इधर मालवा फिर गुजरात सभी ने मिलकर के इसके ऊपर बारी बारी से अधिकार किया। इसी से इसके इतिहास से ये जाहिर होता है कि ये दुर्ग कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण था वहाँ के उस स्थिति की अनुसार। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर जब आप अंदर जाकर के देखोगे तो आज भी कुछ महल और मंदिर ऐसे बने हुए हैं, कुछ जौहर कुंड भी हैं, बहुत सारे कुंड भी हैं जिनके अंदर आज भी जल मौजूद है। तो वहां पर जाकर आप देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि उस समय के हिसाब से इस प्रकार की कलाकृति वर्तमान समय में अंदर किसी भी दुर्ग के अंदर ऐसी तरह से देखने को नहीं मिलती। और फिर आपको देखो, मैं भी ये जो दुर्ग फटाऊंगा इसके अंदर जो ये साक्य फटाऊंगा ना, अभी गागरोन के अंदर जो साक्य फटाऊंगा उसके अनुसार आपको पता चलेगा कि इसका सामरिक महत्व कितना मुख्य था। अब मैं आपके सामने कुछ फोटोज पेश करने जा रहा हूँ, उन फोटोज के अकॉर्डिंग आप खुद अंदाजा लगाना कि किस हिसाब से था। तो देखो स्लाइड पर आने वाली है कुछ फोटोज, तो आप उनको देख करके अच्छे से, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, अच्छे से देखना और बताना कि किस हिसाब से ये है। ये आप ही के लिए है, ये फोटोज हैं, आप बारी बारी से देखिए। इस वाली फोटो को देखिए, फिर आगे जाके जो भी फोटो आगे आने वाली है उन सभी फोटोज को देखिएगा किस हिसाब से ये दुर्ग पहले था, वर्तमान समय में किस हिसाब से है। तो इन सभी फोटोज को एक बार देखो, एनालिसिस करो इनका अच्छे से। आज भी ये फोटो ये जो है वो गागरोन दुर्ग का जीवंत दस्तावेज है। मेरे पास कुछ इस तरह की फोटो थी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अच्छे से इनको एनालिसिस कीजिए। फिर एनालिसिस करने के बाद में आपका शायद आपका भी कुछ इच्छा हो, आपकी भी इच्छा हो कि हम जा करके वहाँ पर देखें, या फिर यूट्यूब सोशल मीडिया पर भी हम गागरोन दुर्ग के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। इस तरह से अगर आप कहानियों के बारे में पढ़ते हो तो इस दुर्ग की जो साइकोलॉजी है वो आपके दिमाग में फिट बैठती है। तो देखते जाइए, इस दुर्ग की कुछ फोटोज है जो आपके मैं सामने लेके आया हूँ। और फोटोज हैं, अभी धीरे धीरे आते जाएंगे। हम अब कुछ इसके अंदर कुछ और समझते हैं प्रमुख साक्य 2023 में। देखो 2023 का साका देखो, ऐसे हम गागरोन दुर्ग के बारे में जो भी है वो गागरोन दुर्ग के बारे में इतना कुछ अलग से इतिहास नहीं पढ़ते हैं, विशेष इतिहास इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। ये जो गागरोन दुर्ग पढ़ते हैं उसके अंदर से जो नॉर्मल इतिहास है इसका वो पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। उस समय शासक कौन थे? वो थे अचलदास खिलजी। अचलदास खिलजी इनकी राजनीति को उमा थे, मेवाड़ी रानी थी।
आक्रमण किसने किया? आक्रमण किया मांडू। मांडू या मालवा? मांडू या मालवा एक ही बात है। मांडू के सुल्तान होशंग शाह उर्फ अलका गोरी, उन्होंने आक्रमण किया। तो देखो एक बार मैं समझा देता हूँ। 1423 के आसपास अचलदास खिलजी यहाँ के शासक थे। बहुत ही वीर और साहसी योद्धा थे। ऐसा नहीं है कि किसी शासक के डर से उनकी अधीनता स्वीकार कर ले या फिर अपना साम्राज्य उनको सौंपते, ऐसा नहीं था। जब 1423 के अंदर होशंग शाह अपनी संपूर्ण सेना लेकर काली सिंध नदी के मुहाने पर आदम का, तो उस समय ये जो थे वो अचलदास खिलजी, उन्होंने दुर्ग उनको सौंपने के बजाय या फिर दुर्ग से भागने के बजाय उनसे लड़ना ही सब कुछ समझा। अब आप देखो एक चीज समझो, जैसे दुश्मन देश की 1 लाख से 2 लाख की सेना और अपने यहाँ पर 20 से 30 हजार सैनिक हो, तो वहां पर 2 लाख सैनिक और यहाँ पर 20 से 30 हजार सैनिक, तो आप ऐसे जान पाओगे कि कितने ही बहादुर हो। यहाँ पर जो हमारे 20 से 30 हजार सैनिक है, कितने भी बहादुर हो, लेकिन उन 2 लाख का सामना नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए उनको रोक सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा तय सीमा होती है, उसके बाद के अंदर जो है उन 20 से 30 हजार सैनिकों का खात्मा होना जरूरी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे जो राजपूत वीरांगना थे, राजपूत योद्धा थे, वो सभी क्या करते थे, राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहनकर युद्ध के अंदर उतर जाते थे, लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे। पीछे जो दुर्ग के अंदर जो स्त्रियां थी, वीरांगनाएं थी, वो अपने आत्मसम्मान, अपनी गरिमा की रक्षा के लिए जौहर कुंड तैयार करती थी और अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी। ये दोनों ही स्थितियां जहां पर होती थी उसको बोलते हैं साका। जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रमुख साके, पहला और दूसरा, गागरोन के अंदर 2 साके हुए थे। तो ये जो पहला साका था 1423 के अंदर, शासक थे अचलदास खिलजी, रानी थी इनकी उमादे। उमादे के बारे में देखो मैं बताऊं, ये मेवाड़ के राजा महाराणा मोक्कल की पुत्री थी और महाराणा कुंभा की बहन थी। ये बहन थी। इनके उमादे के एक पुत्र था पालहन सिंह, उनके बारे में भी बताऊंगा। दूसरा साका उन्हीं के समय हुआ था, कुछ किस हिसाब से क्या हुआ था तो उनके बारे में भी बताएंगे। तो अचलदास खिलजी शासक थे, रानी उमादे जो मेवाड़ के राणा मोक्कल की पुत्री थी और राणा कुंभा की बहन थी। मांडू के सुल्तान होशंग शाह और अबिका गोरी ने यहाँ पर आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो देखो, पहले के राजपूतों के बारे में हमने पढ़ा होगा कि भले ही अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिया, लेकिन किसी के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की। उसी का उदाहरण ये जीता जाता है यहाँ पर। अचलदास खिलजी ने लड़ते लड़ते मरना ही स्वीकार किया, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। पीछे से उनकी रानियों ने जौहर व्रत का पालन करते हुए अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। ये दोनों स्थितियां हुई, इसलिए 1423 के अंदर गागरों का पहला साका संपन्न हुआ। ठीक है, तो अब जल्दी से इतना उतार लो, फिर हम जस्ट आगे देखते हैं क्या होगा। अब देखो आप, चौदह सौ तीस में पालन सिंह ने गागरों पर
उनाधिकार किया, उनाधिकार किया। देखो पालन सिंह अचलदास खिलजी के पुत्र थे। तो देखो मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया था पहले शाखा के अंदर की जो रानी उमादेवी थी, अचलदास खिलजी की रानी उमादेवी थी, वो महाराणा मोकल की पुत्री थी, मतलब मेवाड़ी रानी थी। उनके मोकल के पुत्र कुंभा की बहन थी। तो पालन सिंह अचलदास खिलजी का बेटा होने के नाते पालन सिंह के मामा कौन हुए? महाराणा कुंभा। तो उस समय महाराणा कुंभा की स्थिति आप जानते हो, जब मेवाड़ फटोगे तो मेवाड़ के अंदर महाराणा कुंभा की स्थिति बहुत ही बलिष्ठ और शक्तिशाली स्थिति थी उनकी। तो उनकी मदद से पालन सिंह ने 1437 के अंदर मांडू के सुल्तानों की कमजोर स्थिति जानते हुए गाबरों पर दोबारा अधिकार कर लिया। अब ये सब जान करके मांडू या मालवा के मध्य प्रदेश के, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहां के सुल्तान देखो चुप तो बैठने से रहे। पालन सिंह को भी पता था कि अब हमने अधिकार तो कर लिया, लेकिन ज्यादा समय तक हम अधिकार नहीं कर सकते, यहाँ पर ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सकते, क्योंकि मालवा के सुल्तान कभी भी यहाँ पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए पालन सिंह ने यहाँ पर 7 वर्ष तक गाबरों पर 7 वर्ष तक शासन किया। उन 7 वर्षों के अंदर पालन सिंह ने सिर्फ और सिर्फ दुर्ग की रक्षा के बारे में ही सोचा। उन्होंने शासन करना, प्रजा के सुख दुख के बारे में सोचने से ज्यादा यहाँ की सुरक्षा के और अपने गाबरों दुर्ग को बचाने के बारे में सोचा। लेकिन देखो क्या है कि समय का पहिया आप देखते हो बहुत तेजी से दौड़ता है, समय बदला। पालन सिंह की कमजोर स्थिति को देखते हुए वहां के शासकों ने अपनी शक्ति संगठित की, इकट्ठा हुए और फिर 1444 ईस्वी के अंदर 7 वर्ष के बाद के अंदर वापिस आदम के काली सिंधु नदी के ऊपर। इस समय शासक मालवा के जो शासक थे, मांडू के जो शासक थे, वो थे महमूद खिलजी प्रथम थे। उनके नेतृत्व के अंदर संपूर्ण सेना यहाँ पर आदम की और गाबरों का द्वितीय शाखा को यहाँ पर अंजाम दिया गया। काली सिंधु और आओ नदी के संगम के ऊपर जैसे ही मुहाने पर मालवा की सेना आई, इधर से पालन सिंह ने भी अपना जो भी सैन्य दल था उनको संगठित किया और युद्ध करने के लिए तैयार हुए। दोनों सेनाओं के बीच 1444 के अंदर युद्ध शुरू हुआ। ऐसा बोला जाता है कि एक पखवाड़े तक जैसे युद्ध चलता है उस हिसाब से, तो यहाँ पर 7 दिन तक युद्ध चला। पहले 14 सितंबर से 23 सितंबर पहला साका चला था 1423 के अंदर। यहाँ पर 7 दिन तक युद्ध चला था अच्छे तरीके से। 7 दिन के युद्ध के बाद के अंदर जब कोई परिणाम पालन सिंह को नहीं दिखा, जब वही चीज है कि यहाँ पर सेना कम थी वहां पर ज्यादा थी, तो जब पालन सिंह को लगा कि अब तो हम सीधे हारने वाले हैं, तो देखो महासिरे महमूद शाही एक ग्रंथ है उस समय का, उसके अनुसार मैं आपको अगर बताऊं तो पालन सिंह ने जो है वो अपने गाबरों दुर्ग को छोड़ करके वहां से भागना चाहा। भागते भागते जब रेगिस्तान के अंदर किसी और भीलों की टुकड़ी से उनका सामना हुआ तो अपनी सेना से वो वहां पर मारी गई। लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में उन्होंने जो है वो महमूद खिलजी प्रथम की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की। उन्होंने केसरिया किया था, ताकि महासिरे महमूद शाही पालन सिंह के यहाँ से भाग जाने का जिक्र करती है। तो देखो दोनों चीजें सही है, लेकिन एक तो है उस ग्रंथ के अनुसार और एक है उन्होंने केसरिया किया उसके अनुसार। पालन सिंह के नेतृत्व के अंदर केसरिया हुआ, उनकी रानियों के नेतृत्व के अंदर जोर हुआ। इस तरह से इस सिस्टम को देखते हुए गाबरों का द्वितीय शाखा यहाँ पर संपन्न हुआ। तो महासिरे महमूद शाही के अंदर अनुसार पालन सिंह ने अपने दुर्ग को छोड़कर यहाँ से पलायन किया था, इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। युद्ध 7 दिन तक चला था और बिल्कुल 7 दिन तक युद्ध, 7 दिन तक जिन राजाओं ने उनका सामना किया वो भाग नहीं तो रहे, लेकिन ग्रंथ के अंदर लिख दिया है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा तो उस हिसाब से। तो देखो दूसरा शाखा चौदह सौ चौवालीस में शासक हैं पालन सिंह। आक्रमण किया, मानो के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम
फिर आगे देखो, इस साके का वर्णन महाशिरे। महाशिरे में बहुत सारी नहीं मिलता। मिलता है, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों साके समझा दिए हैं और दोनों साके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस कुछ ही बचाएगा, अगर हम लोग ज्यादा नहीं बचाया। अब इतना जब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैंने बहुत दिनों बाद में क्लास बनाई और वो भी थोड़ी सी छोटी बना दी। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स तो देखो कंप्लीट मैं करवा दूंगा धीरे धीरे। लेकिन देखो वर्तमान समय में जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम से अकॉर्डिंग अगर मैं मैटर तैयार करके अच्छे से आपके सामने पेश करता हूँ तो ही कोई बात रहने वाली है, वरना उससे कोई मतलब नहीं है। आगे कुछ एक 10-20 मिनट का वीडियो बना करके मैं आपको पेश करूंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा लक्ष्य आपको चुनना चाहिए और कौन सी किताबों से आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए मेरा अगले वीडियो का आप जरूर इंतजार कीजिएगा। उसके अंदर मैं अच्छे से बिल्कुल आपको बताऊंगा कि किस तरह से तैयारी को अपनी मजबूत कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास के अंदर जैसे आपको मैंने अच्छे से समझाया, अच्छे से फोटोज वगैरह दिखाई, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आया होगा। धीरे धीरे मैं और भी अच्छे तरीके से सिस्टम लेके आऊँगा, आपके सामने अच्छी फोटो लेके आऊँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से यहीं पर याद हो जाए। फिर जो आप लिखते हो उसको आपको एक ही बार घर के जाकर पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेरा यही कहना है। बाकी देखो अपने परिवार को बिल्कुल अच्छे से रखिए, बिल्कुल सभी बड़े बूढ़ों का आदर कीजिए। बड़े अपने से बड़े जो भी हैं, जो भी आपके दादाजी दादी जी हैं, उनको बिल्कुल सम्मान के तरीके से अच्छे तरीके से बोलिए, उनसे बदतमीजी से पेश मत आइए, क्योंकि वो धन दौलत वगैरह किसी चीज़ से उनका उनसे लगाव नहीं है। उनका सिर्फ उनके पोते पोती जो भी है और अच्छे से बोले, अच्छे से उनको रखे, उनको सम्मानीय तरीके से रखें, वही उनके लिए सबसे बड़ी दवा है। बाकी देखो अपने बड़े बुजुर्गों का जो भी है आदर सम्मान नहीं करते हैं, उनको जिंदगी में कहीं पर भी सम्मान नहीं मिल सकता, भले ही वो कितने भी बड़े पद पर चले जाएं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। उनके अलावा जिंदगी के अंदर जो भी है आप जो है वो प्राप्त करो, वो आपकी पर्सनल है। बाकी अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे तो आपको कहीं पर भी आपको सम्मान मिलने लायक आपका स्वभाव नहीं बनेगा किसी तरीके से। जो भी है इंसान जो भी जैसा भी होता है, उसका स्वभाव जैसा भी होता है, वो घर से ही शुरू होता है, उसके बाद में वो बाहर जाकर के प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करते रहिए, अपने परिवार वालों को कभी धोखा मत दीजिए, हमेशा हमेशा सच बोलो और जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से आगे मेहनत करते हुए बढ़ते रहिए। ठीक है, मैं सुनील कुमार आपसे इस वीडियो के अंदर आप आज यहीं पर विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो के अंदर फिर से मिलूंगा एक नए अंदाज के साथ और नए दुर्ग के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।